हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम बच्चों इंट्रैक्शंस में से जो सेकंड इंट्रैक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, जिसे हम कंपटीशन भी बोलते हैं। कंपटीशन एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम नॉर्मली भी यूज़ करते हैं। कंपटीशन मीन्स प्रतियोगिता, मतलब जब आप ये कह सकते हो कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए आपस में लड़ते हैं और जो उसमें जीत जाता है उसको हम विनर मान लेते हैं। यहाँ भी कंपटीशन का मतलब कुछ कुछ ऐसा ही है कि जब हमने डार्विन की बात की थी कि डार्विन ने एक थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को नेचर में साबित कर पाता है वही यहाँ पे रह पाता है, और जो अपने आप को साबित नहीं कर पाता, मतलब जो नेचर के हिसाब से सुटेबल नहीं है, उसे नेचर सेलेक्ट नहीं करती है। अब ये जरूरी नहीं है कि कंपटीशन जो है वो हमेशा इंटरस्पेसिफिक ही होगा, मतलब दो एक जैसी स्पीशीज में या स्पीशीज के ही इंडिविजुअल्स के बीच में ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो स्पीशीज बिल्कुल ही एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है वो भी एक ही जैसे रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें एग्जाम्पल में आप ये ले सकते हो कि जो साउथ अमेरिका की लेक्स है वहाँ पे जो फ्लेमिंगोज एक बर्ड होते हैं जिनकी काफ़ी लंबी नेक होती है, जो हंस जैसे लगते हैं, और जो वहाँ की फिशीज हैं। अब देखा जाए तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज हैं, वो एक बर्ड आ गया और ये एक फिश है, लेकिन इन दोनों का जो फूड है ज़ूप्लैंक्टन वो कॉमन है। तो मतलब कई बार वो सेम फूड के लिए भी जो है compete कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जरूरी नहीं है कि कंपटीशन सिर्फ तभी होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड मात्रा में होते हैं, मतलब जब दोनों को सेम रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरफ्रेंस भी हो सकता है, कि हो सकता है वहाँ पे फूड स्पेस सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन एक स्पीशीज जो है वो दूसरे स्पीशीज के काम में टांग अड़ाती है, मतलब उसके होने से दूसरी स्पीशीज जो है उसको अनकंफर्टेबल लगता है, और उस टाइम भी हो सकता है कि वो अच्छे से खाना वगैरह नहीं खा पाती, मतलब उसको कहीं ना कहीं एक डर रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन इज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, कि जब एक स्पीशीज के प्रेजेंट होने से दूसरे स्पीशीज की फिटनेस कम हो जाती है, मतलब वो अपने आप को फिट महसूस नहीं करती, तो उसे हम कंपटीशन कह सकते हैं। यानी कि जो आर वैल्यू है वो एक की कम होगी और एक की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कुछ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे इस चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए। तो एक गोस और कुछ और इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम लिमिटेड रिसोर्सेज लेते हैं, मतलब रिसोर्सेज बिल्कुल पूरी मात्रा में लेते हैं, तो जो स्पीशीज सुपीरियर होगी, मतलब बेहतर होगी, वो दूसरी स्पीशीज को कंपटीशन करके हरा देगी, मतलब उसको हटा देगी वहां से। लेकिन कंपिटिटिव एक्सक्लूजन का एविडेंस हर बार हमें नेचर में मिल जाए ये जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं होता है कि हमेशा जो कंपिटिटिव एक्सक्लूजन है वो ऐसे ही हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिस तरह की सिचुएशन हम चाहते हैं वो सिचुएशन हमें एक्चुअल लाइफ में नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने ये बता रखा है कि जो गैलापागोस आइलैंड्स थे जहाँ पे डार्विन ने विजिट किया था, वहां पर एक टोर्टवाइस पाया जाता था जिसका नाम था एबिंगटन टोर्टवाइस। तो जब उस आइलैंड पे गोट्स को लाया गया, मतलब बकरियों को लाया गया, तो बकरियों के लाने से वो जो टोर्टवाइस की वैरायटी थी वो बिल्कुल ही लुप्त हो गई। अब इसका रीजन क्या है? अब आप यहाँ पे सोचोगे कि टोर्टवाइस और गोट में तो कोई सिमिलैरिटी नहीं है, वो जो है बिल्कुल एक अलग जानवर है, उनकी तो फीडिंग नीड्स भी अलग अलग हैं, और ऐसा भी नहीं है कि गोट जो है वो कोई नॉन वेज चीज़ खाती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो गोट थी उनकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी, मतलब वो बहुत जल्दी जो भी वहाँ पे हरी भरी घास थी उन सबको खा जाती थी। तो उसकी वजह से जो चीज़ कछुए को चाहिए होती थी वो उसको नहीं मिल पाती थी, इस वजह से वो मरते गए और धीरे धीरे लुप्त हो गए। इसी तरीके से एक और इसका एग्जाम्पल है जिसको हम कम्पिटिटिव रिलीज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं कम्पिटिटिव रिलीज। कम्पिटिटिव रिलीज का मतलब क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्पीशीज सुपीरियर है और उसी एरिया में एक इंफीरियर स्पीशीज भी मौजूद है और दोनों एक ही जैसे रिसोर्सेज के लिए लड़ती हैं, मतलब दोनों की जो नीड्स हैं वो सेम है, तो जो सुपीरियर स्पीशीज है वो हमेशा ग्रो करेगी, लेकिन जो इंफीरियर स्पीशीज है वो ग्रो नहीं कर पाएगी।
लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वहाँ से हम कंपीटिंग स्पीशीज को हटा दें, मतलब बिल्कुल ही अगर हम उसको ख़त्म कर दें एक स्पीशीज को, तो दूसरी स्पीशीज है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर उसके सामने दूसरी स्पीशीज मौजूद थी तो वो ग्रो कर रहा था पर एक रेंज तक कर रहा था, लेकिन अगर वो सामने वाली बिल्कुल रोक टोक हट जाएगी तो वो अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकता है। तो इसमें कर्नल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ये देखा था कि स्कॉटलैंड के जो सी कोस्ट है वहाँ पर जो बार्नेकल एक तरह का आर्थ्रोपोडा होता है जिसको हम क्रस्टेशियन भी बोलते हैं, जिसके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, 2 तरह के बार्नेकल्स पाए जाते थे, एक था बैलेनस और एक था चैथेमेलेमस। तो क्या हुआ था, जो ये बैलेनस वाला बार्नेकल था ये ज़्यादा सुपीरियर था, तो इसने धीरे धीरे पूरे एरिया को कवर कर लिया और वहाँ से जो स्मॉलर चैथेमेलेस वाला बार्नेकल था उसको वहाँ से रिमूव कर दिया। तो कई बार ऐसे भी होता है कि अगर कोई एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से ज़्यादा स्ट्रोंग है तो वो दूसरी स्पीशीज को वहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर देती है, इसे हम बोलते हैं कम्पिटिटिव रिलीज। इसी तरह से एक इसमें आता है कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि 2 क्लोज रिलेटेड स्पीशीज जिनको सेम रिसोर्सेज की जरूरत है वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाती और जो कमजोर है वो उसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं। मतलब जो कमजोर वाली स्पीशीज है वो वहां से बिल्कुल लुप्त हो जाएगी, और ये तभी होता है अगर जो रिसोर्सेज है वो लिमिटिंग मात्रा में है। लेकिन ऐसा भी होता है, कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि रिसोर्सेज अगर लिमिटिंग ना हो तो वहां पर 2 स्पीशीज जो है वो रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर लेती है, मतलब वो रिसोर्सेज को बांटना सीख जाते हैं। कि अगर मान लो 2 स्पीशीज है, उनको ये पता है कि हमें इसी एरिया में रहना है, तो वो आपस में लड़ने की बजाय, मतलब कंपटीशन करने की बजाय वो अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं। जैसे फीडिंग का अलग अलग टाइम रख लेते हैं। मान लो आपको पता है कि जैसे जंगल में शेर भी है चीता भी है, अब आपको पता है दोनों कार्निवोरस है तो दोनों ने एक ही जैसा भोजन खाना है, हिरन को खाना है, तो वो अपना फीडिंग का टाइम अलग अलग रख लेते हैं कि एक पर्सन जो है वो सुबह के टाइम फीड कर लेगा और एक पर्सन जो है दोपहर के टाइम फीड कर लेगा। मतलब जो फॉरेजिंग है, मतलब जो खाने को वो ढूंढने जाते हैं उनका वो ढूंढने का टाइम अलग अलग हो जाता है। तो उससे ये कन्वीनियंट रहता है कि उनको पता है कि इस टाइम दूसरी स्पीशीज ये काम कर रही है तो उनके बीच में लड़ाई नहीं होती और वो सेम रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया था वार्बलर्स का कि एक ही पेड़ पर 5 सेम वैरायटीज रहती थी वार्बलर्स की और वो एक साथ रह रहे थे, लेकिन उनमें कोई कंपटीशन नहीं था क्योंकि उन्होंने अपनी फॉरेजिंग एक्टिविटी को कंट्रोल कर रखा था कि सबने अपना अपना टाइम बांट लिया था कि तुमने किस टाइम पे फूड को सर्च करना है, किस टाइम पे करना है। तो इस वजह से उनके बीच में जो लड़ाई थी, जो कंपटीशन था वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो इसको हम कहते हैं को एग्जिस्ट करना, कि कई बार 2 मिलती जुलती स्पीशीज को एग्जिस्ट भी कर सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा पैरासिटिज्म की। पैरासिटिज्म में भी मैंने आपको बताया था जिसको आप परजीवी भी बोलते हो। पैरासिटिज्म में ये देखा जाता है कि एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान ही होता है, क्योंकि जिसके अंदर से वो सारा न्यूट्रिशन ले रहा है उसको बदले में कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाता। तो पैरासिटिज्म हर एक में देखा जाता है। प्लांट्स में भी पैरासाइट पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट्स में भी पाए जाते हैं। कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक मतलब कि उनका फिक्स है कि उन्होंने इसी स्पीशीज के ऊपर आक्रमण करना है और किसी पे वो आक्रमण नहीं करते। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मल्टीपल होस्ट पे भी कर सकते हैं। तो जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं वो इतने ज्यादा होस्ट स्पेसिफिक होते हैं कि होस्ट के साथ साथ जो पैरासाइट है वो भी को इवॉल्व कर लेता है। इसका मतलब ये है कि अगर होस्ट अपने आप को बचाने के लिए कोई अपने अंदर नया तरीका लाएगा तो पैरासाइट भी उसी टाइम उससे मिलता जुलता तरीका एक अपने अंदर पैदा कर लेगा कि उस होस्ट से बचना कैसे है। मतलब अगर होस्ट ने उस पैरासाइट को हराने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए अपने अंदर कोई मैकेनिज्म जनरेट किया है तो पैरासाइट भी उसी टाइम कोई ना कोई मैकेनिज्म अपने अंदर पैदा कर लेगा जिससे कि वो उस होस्ट को काउंटरैक्ट कर सके। मतलब आप ये कह सकते हो कि उस पैरासाइट ने उस होस्ट का पीछा नहीं छोड़ना, तो वो सब कुछ करेगा जिससे कि वो उस होस्ट के साथ चिपका रहे। तो पैरासाइट जो है अपने लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारे बदलाव लाते हैं ताकि वो उसके साथ चिपके रहे। मतलब जो भी चीजें उनको लगती है कि ये हमारे काम में अड़ंगी पैदा कर सकते हैं, ये उन चीजों को खत्म कर देते हैं। जैसे कि इनमें अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स नहीं है, मतलब जितने सेंस ऑर्गन की जरूरत है सिर्फ उतने सेंस ऑर्गन है, फालतू के सेंस ऑर्गन इनमें नहीं होते।
इनके हाथों में या जिस भी चीज से चिपक सकते हैं वहां पे कोई भी एडहेसिव ऑर्गन मतलब चिपकने वाला ऑर्गन या शक्कर होता है, जिसकी वजह से ये होस्ट के शरीर के साथ चिपके रहते हैं कि चाहे वो जितना मर्जी झाड़ ले खुजली कर ले लेकिन ये गिरते नहीं है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता और इनका जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा, मतलब एक ही टाइम में बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकते हैं। और इन पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल कई बार कॉम्प्लेक्स भी होती है, मतलब इनको अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए एक से ज़्यादा होस्ट या वेक्टर की जरूरत भी हो सकती है। जैसे आपने मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है उसका नाम सुना होगा कि वो आधी साइकिल मच्छर के अंदर पूरी करता है और आधी साइकिल ह्यूमन में। इसी तरह से लीवर फ्लूक है जो कि ट्रेमाटोड पैरासाइट है, उसको भी अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। एक बार तो वो स्नेल की बॉडी में जाता है, एक बार फिश की बॉडी में। इसी तरह से जैसे मैंने एग्जांपल दिया जो मलेरियल पैरासाइट है उसको भी फैलने के लिए मॉस्किटो की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी पैरासाइट्स हैं वो होस्ट को नुकसान ही पहुंचाते हैं। एक तो उसके सर्वाइवल को कम कर देंगे, मतलब उसकी जिंदगी को कम कर देते हैं, उसकी ग्रोथ कम कर देते हैं, उसकी रिप्रोडक्शन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन भी कम हो जाती है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये होस्ट को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देते हैं, जिसकी वजह से शिकारी भी उसको आसानी से आप कह सकते हो पकड़ सकते हैं, मतलब उसको शिकारी के लिए भी वो आसानी से अवेलेबल करवा देते हैं। अब है कि जो पैरासाइट्स हैं उनको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर मतलब एक्सटर्नल सरफेस पे पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे सिर में जुएं पड़ जाती हैं, लाइस बोलते हैं जिनको, या डॉग्स में टिक्स यानी कि चीचड़ पड़ जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारी मरीन फिशीज हैं जिनके ऊपर कॉपीपोड्स नाम के पैरासाइट लग जाते हैं। क्यूस्क्यूटा जो आपने नाम सुना होगा, एक पैरासिटिक प्लांट है जो हेज प्लांट पे जाके चिपक जाता है और वो क्या करता है, जिस प्लांट के साथ जाके चिपकता है उस प्लांट से सारा न्यूट्रिशन निकाल लेता है। मॉस्किटो है, मॉस्किटो एक पैरासाइट नहीं होता, मॉस्किटो जो एक वेक्टर है, लेकिन रिप्रोड्यूस करने के लिए उसे हमारे ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो मतलब आप उसको पैरासाइट नहीं मान सकते। इसी तरह से एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट के शरीर के अंदर रह सकते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में, लीवर में भी रह सकते हैं, किडनी, लंग्स, आरबीसी कहीं भी रह सकते हैं। जो एंडोपैरासाइट्स है वो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, इसलिए उनकी लाइफ साइकिल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रहने के लिए उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज किया है। उनके मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल मतलब उनके इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, मतलब वो सारी चीज़ों से अपना ध्यान हटा के मेन फोकस जो उनका रहता है वो है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल पे, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करना है। एक इसमें वर्ड आता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म जो है बर्ड्स में देखा जाता है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि कुछ बर्ड्स हैं जो अपने अंडे किसी होस्ट के नेस्ट में दे आते हैं और होस्ट ही उन अंडों को इंक्यूबेट करता है। तो जो पैरासिटिक बर्ड है, मतलब आप ये कह रहे हो कि एक तरह से चालाकी से उसने अपने अंडे होस्ट के घोंसले में दे दिए और होस्ट ही उनको इंक्यूबेट करेगा। तो पैरासिटिक बर्ड के जो एग्स हैं, क्योंकि वो होस्ट के ही उसमें रहे, तो इवोल्यूशन की वजह से वो दिखने में बिल्कुल होस्ट के अंडों जैसे ही होते हैं, साइज और कलर, जिसकी वजह से होस्ट जो है उसको पता ही नहीं लगता कि उसके अंडे हैं या नहीं है। तो इस वजह से भी क्या आप कह सकते हैं कि मतलब ये भी एक तरह का पैरासिटिज्म है, कि मतलब उससे सारा फायदा ले लिया, इंक्यूबेशन ले लिया, उसके घोंसले में भी रख दिया, लेकिन बदले में उसको कोई फायदा नहीं पहुंचाया। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कुकू और क्रो का, कि जो कोयल है वो अपना घोंसला नहीं बनाती तो वो क्रो के उसमें जाके उसको रखाती है ब्रीडिंग सीजन में, तो इसको हम बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट आता है बच्चों, दैट इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म होता है जिसमें एक स्पीशीज को तो फायदा हो रहा है और दूसरी न्यूट्रल है, मतलब उसको कोई फायदा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। जैसे मैंगो ट्री है, मैंगो के ट्री के ऊपर कई बार एक ऑर्किड है वो ग्रो कर जाता है एज एन एपीफाइट। तो जो ऑर्किड प्लांट है वो एक एपीफाइट की तरह मैंगो ब्रांच पे ग्रो कर जाता है, या कुछ बार्नेकल्स होते हैं जो भी मैंने आपको बताया था, एक तरह के क्रस्टेशियंस हैं, वो कई बार वेल की बैक पे ग्रो कर जाते हैं। तो इसमें जो मैंगो ट्री है या जो वेल है उसको ना तो कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, लेकिन जो ऑर्किड है उनको ये फायदा हो रहा है कि उनको एक सहारा मिल गया ग्रो करने के लिए, और जो बार्नेकल्स हैं वो वेल के ऊपर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसी तरह से कैटल, ईग्रेट
जो भी एक पक्षी बगुला बोलते हैं जिसको, बगुले जैसा एक पक्षी आपने देखा होगा जो कई बार गाय भैंस के शरीर पे आके बैठ जाता है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा गाँव में, या कई बार जैसे गाय को जब हम जोड़ वगैरह में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर, सॉरी भैंस के ऊपर आके ये बैठ जाया करते हैं। तो ये भी कमेंसलिज्म है। यहाँ पे जो ईग्रेट्स हैं ये क्या करते हैं, कैटल के ऊपर बैठ के अपना भोजन तलाशते रहते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ भी कैटल जाएगी वहाँ वहाँ पे उनको कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा मिलेगा और वो उसको खाते जाएंगे। और वैसे अगर वो खुद जाते तो उनको इतनी सारी डिफिकल्ट जगह पे जाने में दिक्कत आती, लेकिन उसके बदले में जो भैंस है, जो बफेलो है, उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। ऐसे ही कमेंसलिज्म का एक और एग्जाम्पल है सी एनीमोन। सी एनीमोन जो है उसकी टेंटिकल स्टिंजिंग होती है, मतलब उसमें से डंक सा निकलता है और उसके साथ ऊपर आकर एक फिश बैठ जाती है जिसको क्लाउन फिश कहते हैं। तो फिश जब उस सी एनीमोन में आके बैठ जाती है तो वो तो बच जाती है, मतलब उसके जो दुश्मन है वो उसको देख नहीं पाते, और जो उसके स्टिंजिंग टेंटिकल्स है उससे डरने की वजह से उसके दुश्मन जो है दूर ही रहते हैं। लेकिन जो एनीमोन है उसको इस से कोई फायदा नहीं है कि उसके साथ क्लोन फिश बैठी है या नहीं बैठी। तो इसको हम बोलते हैं कमेंसलिज्म, जहाँ पर एक को बेनिफिट है और एक को ना फायदा है ना नुकसान है। तो बाकी के जो इसमें आपके दो रह गए हैं वो है म्यूचुअलिज्म और एमेंसलिज्म। उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।